prokinetic agents and drugs used in GERD. GERD is gastroesophageal reflux disease. Prokinetic agent. What is the meaning of prokinetic agent? तो सबसे पहले आप ये देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको यहाँ से बताता हूँ. दिस इज द esophagus. This is stomach. This is esophagus and it is LES. It is lower esophageal sphincter between esophagus and stomach. esophagus stomach है. स्टमक में जो पार्ट होते हैं, दिस इज फंडस एंड बॉडी एंड पाइलोरस, एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ duodenum. ये एनाटमी है इसकी. इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक कंटेंट इज प्रेजेंट इन द स्टमक. गैस्ट्रिक कंटेंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है. रिपीटेटिव रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इनटू द ईसोफेगस. रिपीटेटिव रिफ्लक्स ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इंक्लूडिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड इनटू द esophagus because of relaxation of lower LES. जब LES रिलैक्स होगा तो रिपीटेटिव रिफ्लक्स हो जाएगा. इस कंडीशन को बोलते हैं हम GERD. जनरली क्या होता है, लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर है ना, कब रिलैक्स होता है, जब हम खाना खाते हैं और जैसे हम swallowing करते हैं तो swallowing के टाइम पे ही LES रिलैक्स होता है. पर जब कंडीशन जो GERD होती है, गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, इसके अंदर क्या होता है, LES इज रिलैक्स्ड विदाउट swallowing. तो क्या होता है, जैसे जो पेशेंट होता है GERD का, उसके गैस्ट्रिक कंटेंट रिपीटेडली ईसोफेगस में जाता रहता है. ठीक है, तो क्या होता है उससे, उसको साइन सिम्टम आते हैं, हार्टबर्न बोलते हैं इसको, हार्टबर्न, एसिड इरेक्टेशन. ठीक है, एंड गैस्ट्रिक कंटेंट कमिंग बैक. उसको लगता है कुछ चीज ऊपर आ रही है मेरे. ठीक है, एसिडिटी सी लगती है उसको. और ये मेनली कहां पे होता है, ये होता है, इसका जो इफेक्ट होता है वो होता है लोअर 1/3 ऑफ ईसोफेगस. ठीक है, अब ये रिपीटेडली होता रहता है. तो इन लॉन्ग टर्म में क्या हो जाता है कि म्यूकोजल इरोजन हो जाता है. म्यूकोजल इरोजन, ईसोफेगस की जो म्यूकोजा है उसका इरोजन हो जाता है. इरोजन होने और क्या हो जाता है, अल्सर हो जाता है. अल्सर डेवलप हो गया. अल्सर डेवलप होने से क्या होता है कि धीरे धीरे अल्सर डेवलप होने से स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो जाता है. स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है और पेशेंट को डिस्फेजिया तक हो जाता है. ठीक है, और लॉन्ग टर्म चलता रहे तो अल्टीमेटली इट माइट लीड टू कार्सिनोमा ऑफ ईसोफेगस. ठीक है, मतलब ईसोफेगस का कैंसर हो जाता है, जिसकी प्रोग्नोसिस बहुत पुअर होती है. ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होते हैं इससे. तो इसमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हुए आप ये देखो. इसके अंदर सबसे पहले तो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड. उसका फॉर्मेशन बढ़ रहा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेशन बढ़ रहा होता है. सेकंड,
अल्सर्स रहते हैं, और थर्ड कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, ये इसमें फैक्टर्स होते हैं। और क्या क्या फैक्टर्स होते हैं? एलियस रिलैक्स होता है, एलियस रिलैक्स रहता है इसीलिए कंटेंट बाहर जाता है। और डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग होती है, डिलेड गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। ये जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो धीरे धीरे, जो फॉरवर्ड मूवमेंट है वो धीरे धीरे होता है, मतलब ये गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो नॉर्मली होता है वो धीरे धीरे इसमें से निकलता है। ठीक है, और एलियस रिलैक्स रहता है, तो जितना भी कंटेंट है ये ऊपर जाता रहता है। तो इस तरह से ये जीईआरडी की जनरल पैथोलॉजी है। इसके अंदर ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसके अंदर क्या करें हम लोग, तो क्या क्या कर सकते हैं? अब सबसे पहले देखो, अब ये ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जो हमारी, और ये कब कब होता है, तो इसमें क्या है, कभी कभी ज़्यादा खाना खा लेते हैं, स्पाइसी फूड खा लेते हैं, लेट नाइट खाना खाते हैं, ठीक है, ज़्यादा ऑयली होता है फूड, ठीक है, तो उसके कारण क्या होता है कि ये जीईआरडी के लिए प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हो जाते हैं। तो सबसे पहला, यदि मैं इसकी मैनेजमेंट की बात करूं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? डाइट एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, आप हल्का खाना खाओगे, जल्दी खाना खाओगे, ठीक है, तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करने से सबसे पहले तो आपको ये करना है जिससे कि प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर अवॉइड हो जाए। सेकंड क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनने से रोक दो। यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही बनने से रुक जाएगा तो जो गैस्ट्रिक कंटेंट है वो जाएगा, तो इट वुड नॉट प्रोड्यूसेस द अल्सर, अल्सर नहीं बनेगा, स्ट्रक्चर, तो अल्सर हील हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होंगे। ठीक है, धीरे धीरे अल्सर यदि हील होगा तो कॉम्प्लिकेशन डेवलप नहीं होंगे। तो सेकंड हमारा काम क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मेशन को हमें कम करना है, ठीक है ना, इनहिबिट द हाइड्रोक्लोरिक फॉर्मेशन। तो ये कौन कौन सी ड्रग करती है आपको पता होना चाहिए, करती है प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स लाइक ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, रेविप्राजोल, ये ठीक है, ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर होती है। और इसी की एक सेकंड ड्रग होती है H2 एंटीहिस्टामिनिक, H2 एंटीहिस्टामिनिक। हमने H1 एंटीहिस्टामिनिक कहां पढ़े थे? वो हमने H1 एंटीहिस्टामिनिक ड्रग्स हमने पढ़ी थी जब एंटीएमेटिक ड्रग्स थी, लाइक प्रोमेथाजीन, डाइफिनहाइड्रामीन। ये ड्रग्स होती हैं H2 एंटीहिस्टामिनिक, सिमेटिडिन, रेनिटिडिन, फेमोटिडिन। ये जो ड्रग्स हैं ये सब क्या हैं? ये सब एसिड को कम करती है, ठीक है, ये पेप्टिक अल्सर में यूज होती हैं सब ड्रग्स। बट आप जीईआरडी की ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो जीईआरडी में प्रोटोन पंप इनहिबिटर हमेशा ड्रग ऑफ चॉइस होती है, क्योंकि ये बहुत हाईली एफिकेशियस होती है H2 एंटीहिस्टामिनिक से। तो पीपीआई इज ए ड्रग ऑफ चॉइस फॉर जीईआरडी, अब हमेशा याद रखो। अब सेकंड कौन सी ड्रग है जो जीईआरडी में यूज होती है, उनका नाम होता है प्रोकाइनेटिक एजेंट्स, प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। अब आपको यह समझना है कि प्रोकाइनेटिक एजेंट्स हो कौन कौन सी, तो प्रोकाइनेटिक एजेंट्स होते हैं ड्रग्स। सेकंड आपको यह समझना है प्रोकाइनेटिक एजेंट्स ड्रग ऑफ चॉइस क्यों नहीं होती जीईआरडी की, ठीक है, पीपीआई क्यों ड्रग ऑफ चॉइस होती है, तो दोनों चीज समझेंगे। प्रोकाइनेटिक एजेंट में सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन कौन सी ड्रग्स होती हैं। सबसे पहले आप लोग पढ़ चुके हो उसको, मेटोक्लोप्रामाइड, मेटोक्लोप्रामाइड, और सेकंड डोमपेरिडोन, डोमपेरिडोन। ये दोनों ड्रग हमने एंटीएमेटिक देखी थी, मेटोक्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन, ठीक है। इसके बाद तीसरी ड्रग होती है आपकी सीसाप्राइड, सीसाप्राइड, और इसी में होती है इसी की साथ ही आइटोप्राइड, ठीक है, और मोसाप्राइड, ये सेम ड्रग्स होती है, मोसाप्राइड, ठीक है, ये ड्रग्स होती है। इसके बाद फोर्थ नंबर होती है आपकी इरिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन। अभी इरिथ्रोमाइसिन क्या होती है? ये मैक्रोलिड एंटीबायोटिक्स होती है, मैक्रोलिड एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स में पढ़ते हैं इसको, पर इसकी एडिशनल एक्टिविटी और होती है। अब हम समझेंगे किन किन रिसेप्टर पे ऐड करते हैं। तो आप देखो मेटोक्लोप्रामाइड होती है, मैंने आपको सेकंड वीडियो में भी आपको बताया था, ये वाला मेटोक्लोप्रामाइड होती है
D2 एंटागोनिस्ट, D2 एंटागोनिस्ट, 5-HT4 एगोनिस्ट एंड 5-HT3 एंटागोनिस्ट। मैंने उसी सीक्वेंस में लिखा है जिस सीक्वेंस में इसकी एक्टिविटी है। D2 एंटागोनिस्ट एक्टिविटी से क्या होता था, इसकी एक्टिविटी आती एंटी एमेटिक एक्टिविटी। D2 एंटागोनिस्ट एक्टिविटी कारण इसकी एक्टिविटी क्या आती है, एंटी एमेटिक। और 5-HT4 एगोनिस्ट एक्टिविटी कारण क्या आती है इसकी, प्रोकाइनेटिक एक्टिविटी। जो प्रोकाइनेटिक एक्टिविटी होती है इसकी वो 5-HT4 एगोनिस्ट से आती है। ठीक है। डोम पेरिडोम होता है D2 एंटागोनिस्ट, D2 एंटागोनिस्ट। अब D2 एंटागोनिस्ट में क्या है, डोम पेरिडोम की एंटी एमेटिक होता है, एंटी एमेटिक्स। ठीक है। और प्रोकाइनेटिक एक्टिविटी भी होती है इसकी। ये दोनों किसके कारण आती है, D2 एंटागोनिस्ट एक्टिविटी। आप देखो इसमें मेटोक्लोप्रोमाइड की D2 एंटागोनिस्ट से एंटी एमेटिक थी, 5-HT4 एगोनिस्ट से प्रोकाइनेटिक एक्टिविटी थी मेनली। डोम पेरिडोम की D2 एंटागोनिस्ट से दोनों एक्टिविटी होती है, बोथ एक्टिविटी लाइक एंटी एमेटिक एंड द प्रोकाइनेटिक। ओके। एंड सिसाप्राइड, ये वाली जो ड्रग्स हैं ये सब कौन सी ड्रग होती है, 5-HT4 एगोनिस्ट। इनकी एक्टिविटी क्या होती है, 5-HT4 एगोनिस्ट। ओके। और लास्ट जो है इरिथ्रोमाइसिन और मैक्रोलेड एंटीबॉडी, ये क्या होती है, मोटिलिन रिसेप्टर स्टिमुलेटर। ये मोटिलिन रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। तो प्रोकाइनेटिक एजेंट आपको याद रखने, सबसे पहले मेटोक्लोप्रोमाइड होती है जो 3 रिसेप्टर पे एक्ट करती है, D2, 5-HT4, 5-HT3। एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट अभी मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा आपको, अभी आप ये याद रखो। डोम पेरिडोम होती है D2 एंटागोनिस्ट, सिसाप्राइड होती है 5-HT4 एगोनिस्ट, और एरिथ्रोमाइसिन होती है मोटिलिन रिसेप्टर स्टिमुलेटर। अब आप इसमें ये देखो कि प्रोकाइनेटिक एक्चुअली एजेंट होता क्या है। ठीक है। अब इसी डायग्राम में हम देख लेते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा इस डायग्राम में। देखो इसमें GERD क्यों हुआ था, इसमें क्या है कि जो प्रोकाइनेटिक एजेंट है जनरली ये एजेंट्स कौन से होते हैं, गैस्ट्रिक हरिंग एजेंट बोलते हैं, गैस्ट्रिक हरिंग एजेंट्स। मतलब जो गैस्ट्रिक कंटेंट होते हैं ना उनको फटाफट से ये इसमें से बाहर निकाल देते। तो मैंने आपको बताया था अभी इसकी जो पैथोफिजियोलॉजी, उसमें डिलेड गैस्ट्रिक एम्पटाइंग हो जाता है इसमें। ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, एलियस टोन को, जो जितनी प्रोकाइनेटिक ड्रग्स हैं ये क्या करती हैं, एलियस टोन को इंक्रीज करती हैं। ये टोन इंक्रीज हो गई एंड फंडस और बॉडी के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती हैं। ठीक है। एलियस की टोन को इंक्रीज करते हैं जिससे कि ये यहां से क्लोज हो जाए, फंडस एंड बॉडी के कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाते हैं, और पाइलोरस और फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम को रिलैक्स करते हैं। इसको रिलैक्स कर दिया, यहां इसको रिलैक्स कर दिया, इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दिया और इसकी टोन को बढ़ा दिया। तो क्या होगा कि जितना भी गैस्ट्रिक कंटेंट है वो ऊपर नहीं जाएगा और पूरा का पूरा यहां रिलैक्स होने से फटाफट से बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए इसको इन सबको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक हरिंग एजेंट। ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या करते हैं, ये जो अपर जीआई होती है, अपर जीआई दो तरह के होते हैं, अपर जीआई सिस्टम लाइक ईसोफेगस, स्टमक, जॉर्डिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड लोअर ईसोफेगस में लार्ज इंटेस्टाइन और द कोलोन। ये जो कोलोन आता है वो है ना लोअर जीआईटी। तो आप ये देखो कि ये जनरली अपर जीआईटी में कौन कौन से वर्क करते हैं, लोअर। तो अपर जीआईटी में आप देखो मेटोक्लोप्रोमाइड, डोम पेरिडोम और इरिथ्रोमाइसिन, ये मैक्रो जो मोटिलिन रिसेप्टर स्टिमुलेटर है, ये 3 ड्रग जो होती हैं ये आपकी किस पे एक्ट करती हैं, अपर जीआई पे। और जो ये 5-HT4 एगोनिस्ट जो होती हैं सिसाप्राइड टाइप, ये किस पे करती हैं, थ्रू आउट जीआईटी इंक्लूडिंग कोलोन, मतलब कोलोन पे भी एक्ट करती है। जबकि ये जो मैंने आपको 3 तरह की ड्रग बताई, मेटोक्लोप्रोमाइड, डोम पेरिडोम और मोटिलिन रिसेप्टर स्टिमुलेटर, ये कहां पे करती है, मेनली अपर जीआईटी के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है। तो प्रोकाइनेटिक एजेंट जल्दी क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा के जितना भी ये फूड होता है गैस्ट्रिक कंटेंट उसको प्रोपल्सिव फॉरवर्ड मूवमेंट कराती है। ये इनका काम होता है मेनली। तो इसलिए ये GERD के अंदर यूज करते हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि मैंने आपको बताया कि ये ड्रग ऑफ चॉइस क्यों नहीं है। इसलिए ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है कि आप ये देखो GERD के अंदर हमें क्या करना है, कॉन्टिन्यूसली हाइड्रोक्लोराइड फॉर्मेशन जो है वो बन रहा है। ठीक है। और अल्सर यदि वो कैसे भी टच में आएगा तो अल्सर हो जाएगा। तो जितने भी प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं
जैसे ही आए कोई भी, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनना जब चालू हो जाएगा और वो म्यूकोजल वाल्व इरोजन करेगा, है ना, और कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो क्या है कि जो पीपीआईज हैं ये क्या है, जितने भी हमारे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है जीआरडी के वो फुलफिल करता है, जबकि प्रोकाइनेटिक एजेंट क्या करते हैं, ये इतने एफिकेशियस नहीं होते क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पे इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है।